हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू सीआरएम आईएएस। कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 24 जुलाई के करंट एस्पेक्ट्स को। लेट्स बिगिन। देखिए, आज का हमारा पहला आर्टिकल क्या है। इसमें कहता है कैन प्रेसिडेंशियल रेफरेंस चेंज द जजमेंट। इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई जजमेंट देती है, कोई फैसला देती है, तो क्या प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, प्रेसिडेंट के द्वारा किया हुआ कोई रेफरेंस उसको बदल सकता है या नहीं। ठीक है, इस आर्टिकल में ये डिस्कस किया गया है। इसको समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को हम देखेंगे कि हिस्ट्री में क्या क्या हुआ है, क्यों ये बात आई है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए, सबसे पहले देखेंगे हम आर्टिकल 200। इसमें क्या है, ये बताता है कि अगर कोई बिल स्टेट पास करती है, वो जाती है गवर्नर के पास, तो गवर्नर के पास ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। या तो वो स्वीकार कर ले, उसे असेंट दे दे, वापस कर दे, रिटर्न इफ नॉट द मनी बिल, रिजर्व फॉर द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन क्या है, विथ होल्ड द असेंट। इसमें कहता है कि या तो उसने स्वीकार कर लिया, असेंट दे दिया, ठीक है, तो वो एक्ट बन गया। अगर मनी बिल नहीं है तो रिटर्न कर सकता है उसको। रिटर्न के केस में क्या है कि एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल वापस करना चाहिए। अब कहता है कि स्टेट में अगर उन्होंने विधानसभा को भेजा, वापस भेजा रिकंसिडर करने के लिए, उन्होंने फिर से उस बिल को पेश कर दिया गवर्नर के पास, तब उनको मस्ट गिव एसेंट, तब उनको एसेंट देना पड़ेगा। ठीक है, यही बात है यहाँ पे। थर्ड कहता है कि प्रेसिडेंट की स्वीकृति के लिए, है ना, उसको रिजर्व कर लिया गवर्नर ने। इसका क्या मतलब है, ऐसा अगर होता है तो प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शंस है। ओके, पहला क्या है, स्वीकृति दे देना। दूसरा है एसेंट को विथ होल्ड करना, मतलब ना हाँ करना, ना रख लेना उसको। ओके, उस केस में क्या होगा, बिल रिजेक्ट हो जाएगा, बिल मर जाएगा। यहाँ पे क्या आता है कॉन्सेप्ट, एब्सोल्यूट वीटो का। ठीक है, प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, एसेंट को विथ होल्ड करके बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं, बिल वही मर जाएगा। ठीक है, उनके पास थर्ड ऑप्शन क्या है, अगर मनी बिल नहीं है तो उसको रिटर्न भी कर सकते हैं वापस। ठीक है, स्टेट के पास। तो द स्टेट लेजिस्लेचर क्या करेगा, मस्ट रिकंसिडर। अगर वापस करते हैं स्टेट को, तो स्टेट जो क्या करेगा, मस्ट रिकंसिडर एंड पास विद इन 6 मंथ्स। प्रेसिडेंट के वापस भेजने के 6 महीने के भीतर भीतर उस बिल पे जो भी करना करके पास कर देना है। उसके बाद वो बिल पास होके कहाँ जाएगा, गवर्नर के पास नहीं जाएगा, वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास। कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, अब प्रेसिडेंट क्या करेंगे, फिर से या तो एसेंट दे या विथ होल्ड करे, इसमें उनकी डिस्क्रिप्शन है। गवर्नर के पास क्या था, गवर्नर को अगर दोबारा भेजा जा रहा है स्टेट के द्वारा, तो गवर्नर मस्ट गिव एसेंट। बट प्रेसिडेंट के पास ऐसा नहीं है, प्रेसिडेंट दे भी सकते हैं, एसेंट विथ होल्ड भी कर सकते हैं। चलिए, फोर्थ ऑप्शन देखा था हमने कि गवर्नर अगर एसेंट को विथ होल्ड कर लेते हैं, हाँ ना कुछ नहीं करते, बस रोक लेते हैं, तो बिल वहीं खत्म हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, दिख रहा है ना, हाँ। अब देखिए यहाँ पे कहता है सुप्रीम कोर्ट ने का एक जजमेंट आया था, हम देख रहे हैं अप्रैल 2025, ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है। उसमें उसने कहा कि जो देखा था ना हमने यहाँ पे, ये जो देखा था, ये वाला और ये वाला, जब प्रेसिडेंट विथ होल्ड करते हैं, जब गवर्नर विथ होल्ड करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखिए आपको जो भी करना है, ठीक है ना, आप क्या करो, गवर्नर के रिस्पेक्ट में 1 मंथ के अंदर अंदर कर लो उसको। प्रेसिडेंट को बोला आप 3 मंथ्स के अंदर अंदर कर लो, ऐसा गाइडलाइन दिया। तो पहले क्या था, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी, संविधान में नहीं कहा गया है। बट चूंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, तो अब क्या कहा जाएगा, अब हम कह सकते हैं कि गवर्नर को जो भी करना है 1 महीने के अंदर कर लेना है रिगार्डिंग द बिल्स। प्रेसिडेंट को क्या करना है, 3 मंथ्स के भीतर भीतर कर लेना है। ठीक है, यही बात है। अब देखिए इसके रिगार्डिंग क्या हुआ, 22 जुलाई को हमारी जो प्रेसिडेंट साहिबा हैं, उन्होंने क्या किया, आर्टिकल 143 का यूज करते हुए, है ना, देखते हैं क्या होता है। 14 क्वेश्चंस एक लिस्ट बना करके भेजा सुप्रीम कोर्ट को, सीकिंग क्लैरिटी, एडवाइस मांगते हुए, क्लैरिटी मांगते हुए, ऑन वेदर क्या कोर्ट्स कैन डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज ऑन हाउ एंड व्हेन टू एक्ट। कह रहा है कि क्या, सुप्रीम कोर्ट से पूछ रही है हमारी प्रेसिडेंट कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोर्ट्स ऐसा निर्देश दे सकें इनको कि वो कैसे काम करें, क्या काम करें। ठीक है, तो आर्टिकल 143 क्या होता है, थोड़ा उसको देख लेते हैं। यहाँ देखिए, आर्टिकल 143 क्या है ना, कि सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुडिस्डिक्शन। इसका क्या मतलब होता है, देखिए ये बाइंडिंग नहीं होता है, देखते हैं। तो इसमें 2 आर्टिकल्स हैं, क्लॉजेस हैं, 143(1), 143(2). 1 वाले में क्या कहता है कि अगर कोई क्वेश्चन, अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है, प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है, बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है, अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है, ऐसी कोई सिचुएशन आ गई है जिसमें कि
कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का टॉपिक खड़ा हो गया है, कोई कंट्रोवर्सी है लॉ से रिलेटेड जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट की हमें सलाह की ज़रूरत है, तो वो इस आर्टिकल का यूज़ करते हुए सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकती है। ठीक है, उस केस में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे, सुप्रीम कोर्ट एडवाइस ना दे। ठीक है, कोई मजबूरी नहीं कि एडवाइस देनी पड़ेगी। बट 143(2) क्या कहता है, अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट किसी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ट्रीटी अग्रीमेंट के कारण अराइज हुआ है, उस केस में सुप्रीम कोर्ट मस्ट गिव एडवाइस। अगर संविधान बनने से पहले की कोई लॉ है जिसके कारण कोई कुछ डिस्प्यूट आ गया है, तो सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देना पड़ेगा। ओके, समझ गए इस चीज़ को। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो अगर एडवाइस करता है, अगर इस आर्टिकल के अंदर वो बाइंडिंग नहीं होगा। प्रेसिडेंट को कोई ऐसा नहीं कि उनको मानना ही है, बस उन्होंने सलाह मांगी है, सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दे दी। ठीक है, आपको बेस चीज समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्या कहता है। हाँ देखिए, व्हाट इज द इशू ऑन विच प्रेसिडेंट मुर्मू हैज इन्वोक्ड सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, आर सच एडवाइजरी ओपिनियंस बाइंडिंग। ठीक है, व्हाट डिड द April 8 रूलिंग स्टेट, कैन ए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस प्रॉम्प्ट सुप्रीम कोर्ट टू रिविजिट अर्लियर रूलिंग। तो हमने देखा कि कहानी क्या थी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भैया प्रेसिडेंट को बोला कि अब 3 मंथ्स के अंदर अंदर जो भी करना है बिल्स के रिगार्डिंग करो, जो स्टेट बिल्स होते हैं उसके रिगार्डिंग। गवर्नर को बोला 1 मंथ के अंदर अंदर करो। तो प्रेसिडेंट जी ने बोला कि क्या सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगी अंडर आर्टिकल 143 कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है कि इन अथॉरिटीज को, प्रेसिडेंट को, गवर्नर को वो डायरेक्ट कर सके, निर्देशित कर सके आपको कब क्या करना है। ठीक है, बात यही है। अब इस पर डिस्कशन हो रहा है, हाँ ना, इस पर डिस्कशन हो रहा है। देखिए यहाँ देखते हैं हम, हाँ देखिए, केस वाइज देखते हैं। पहला क्या कहता है, ये दिख रहा है ना, हाँ पहला क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, द स्पेशल कोर्ट बिल 1978, सुप्रीम कोर्ट का स्पेशल कोर्ट्स बिल 1978 में कोर्ट ने कहा था, द वर्ड मे इन आर्टिकल 143(1) ग्रांट्स डिस्क्रिशन टू डिक्लाइन रेफरेंस। अब इसमें क्या कह रहा है, हमने क्या देखा अभी कि आर्टिकल 143(1) के तहत अगर कोई एडवाइस मांगी जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से, तो कोर्ट उसको दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। ओके, वही यहाँ पे कहा गया है। इस केस में उसको अच्छे से इस बिल में स्टैब्लिश किया गया कि सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्रिशन है, उसको देना है कि नहीं देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें एग्जाम्पल दे रहा है कि 1993 में कोर्ट डिक्लाइन टू आंसर अ रेफरेंस ऑन अयोध्या बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट। समझ में आ गया होगा कि जब इस टाइम पे मांगी गई थी इनसे सलाह, इन्होंने मना कर दिया था कि नहीं भैया हमको इसमें नहीं पढ़ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें देखिए क्या दे रहा है, आर्टिकल 141, यहाँ ध्यान से देखिएगा। आर्टिकल 141 क्या कहता है, लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स इन इंडिया। ठीक है, इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला कर रही है ना, कोई डिसीजन दे रही है, वो सभी कोर्ट्स पे, जैसे हाई कोर्ट अदर कोर्ट्स हैं, उन पे बाइंडिंग होगा वो चीज़। ठीक है, आर्टिकल 141 ये कहता है। यहाँ पे स्टेटमेंट कह रहा है, आगे देखते हैं। इन सेंट जेवियर्स कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1974 कोर्ट क्लैरिफाइड that advisory opinions do not amount to binding precedents। ठीक है, यहाँ पे इसमें भी ये कह रहा है कि 143 के तहत आप बस सलाह मांगते हो, वो बाइंडिंग नहीं होगा। ओके, दो दे कमांड सिग्निफिकेंट परसुएसिव अथॉरिटी। इसका मतलब ये भी नहीं कि उन्होंने ऐसे ही कुछ कह दिया, इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ कोई सलाह देती है तो आप उसको कंसीडर करें। ठीक है, उसको इंपॉर्टेंस दें। ठीक है, यहाँ देखिए, आर.के. गर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1981 का केस था, where Justice P.N. Bhagwati treated legal reasoning in the special court bill reference as a binding precedent। अब देखो, इसमें वही कह रहा है कि केस वाइज देखिए, यहाँ पे इसने क्या बोला, बाइंडिंग प्रेसिडेंट नहीं है, यहाँ पे कह रहा है तो वही सुप्रीम कोर्ट भाई उसका डिस्क्रिशन है, अगर किसी केस में उसको लगता है कि बाइंडिंग होना चाहिए तो वो बोलेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, इन कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, हाँ सुप्रीम कोर्ट अंडरस्टूड दैट आर्टिकल 143 कैन नॉट बी यूज्ड एज अ मीन्स फॉर एग्जीक्यूटिव मतलब यहाँ प्रेसिडेंट की बात हम करेंगे, टू सीक अ रिव्यू और रिवर्सल ऑफ इट्स सेटल्ड जुडिशियल डिसीजंस। देखो क्या कह रहा है, कैन नॉट बी यूज्ड एज मीन्स फॉर द एग्जीक्यूटिव टू सीक अ रिव्यू। देखो, आप कोर्ट से सलाह मांगो, कोई अगर डिस्प्यूट अराइज हो गया है, आप उस पर सलाह मांगो, बट आप इस आर्टिकल का यूज करके आप सुप्रीम कोर्ट को उसके दिए गए जजमेंट को रिव्यू करने को मजबूर नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो, एज अ टूल इसको आप यूज नहीं कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को रिव्यू करे। ठीक है, यहाँ पे ये कहा गया। आगे देखते हैं।
देखिए नेचुरल सॉरी हाँ, नेचुरल रिसोर्सेज एलोकेशन वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल बार ऑन इट्स एबिलिटी टू क्लैरिफाई, रीस्टेट, even formulate a fresh opinion on a question of law under article 143(1). इसमें अब सुप्रीम कोर्ट देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे कह रहा है कि ठीक है आप कोर्ट को मजबूर नहीं कर सकते हो कि उसको रिव्यू कर सके अंडर आर्टिकल 143, बट यहाँ पे कहता है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बार नहीं है, कोई संविधान रोक नहीं लगाई हुई है कि हमने कोई आपको एडवाइस कर दिया, अगर हमने कोई आपको सलाह दी तो उसको हम बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक बार हमने कोई आपको एडवाइस कर दिया तो संवैधानिक रूप से कोई बार, एबिलिटी, क्लैरिटी, रीस्टेट कोई बार नहीं है टू फॉर्मुलेट फ्रेश ओपिनियन, उसी टॉपिक पे कोई फ्रेश ओपिनियन अगर कोर्ट को देना है तो वो दे सकती है। ठीक है ना, संविधान उसको बाध्य नहीं करता है कि आप एडवाइस एक ही बार दो। ठीक है, आगे देखते हैं 1998 में क्या है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस वाज यूज्ड टू मॉडिफाई सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ प्रीवियस रूलिंग ऑन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। अब यहाँ पे एग्जांपल क्या दे रहा है कि पूर्व में 1998 में ऐसा हो चुका है कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को यूज करते हुए सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ जुडिशियल जो अपॉइंटमेंट्स है उसको चेंज किया गया। ठीक है, उसमें बदलाव लाया गया। वाइल रीअफॉर्मिंग द वैलिडिटी ऑफ कॉलेजियम सिस्टम, ये बता रहा है कि उस केस में क्या हुआ। देखिए हम क्या समझते हैं, हम देखें यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट केस बाय केस बताना चाह रहा है। ठीक है ना, अगर कोर्ट को लगता है जो सही है सही है, जो गलत है वो गलत है, तो यहाँ पे तो खैर हम जानते हैं, यहाँ देखिए हम जानते हैं कि आर्टिकल 143 क्या है, नॉन बाइंडिंग है। बट अगर कोर्ट क्या करेगी, जो हमारी प्रेसिडेंट साहिबा ने जो लिस्ट दिया क्वेश्चंस का उसको रिव्यू करेगी। अगर कोर्ट को लगता है कि भाई हमको कोई फ्रेश ओपिनियन देना चाहिए इस पे, तो वो दे देगी, सिंपल बात यही है। अब इस पे क्या होता है आगे हम देखेंगे। चलिए, तो आर्टिकल यहीं पे खत्म होता है, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, कहता है इज प्लास्टिक इंडस्ट्री ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस ग्रीन पॉलिसीज। देखिए ये आर्टिकल हमारे लिए पूरा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कुछ टर्म्स दिए गए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं। पहला देखिए कहते हैं ग्रीन वॉशिंग, इसमें दिया गया था एक टर्म ग्रीन वॉशिंग। इसका मतलब होता है कोई कंपनी है, कोई संस्था है ना, फॉल्सली प्रमोट प्रोडक्ट्स, पॉलिसीज, एक्टिविटीज एज बीइंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली। कहता है उसकी जो भी पॉलिसीज वगैरह वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है नहीं, बट ऐसा वो दिखाता है कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। ठीक है, झूठ बोलता है। ओके, इसको कहते हैं ग्रीन वॉश करना। ठीक है, ग्लोबल साउथ क्या होता है, ये भी एक टर्म दिया गया था। तो वैसी कंट्रीज का ग्रुप है ना जो कि लेस इकोनॉमिकली डेवलप्ड हैं, जो आर्थिक रूप से थोड़े कमजोर हैं, और मेनली लोकेटेड कहाँ पर है, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ओशियानिया। ठीक है, तो एंड दिस ग्लोबल साउथ इज डिफरेंट फ्रॉम जियोग्राफिकल सदर्न हेमिस्फेयर। देखिए इंडिया भी क्या है, पार्ट ऑफ ग्लोबल साउथ है। तो ये कोई इसको ज्योग्राफी से मतलब नहीं है कि आपका साउथ में और नॉर्थ में, नहीं। ये एक ऐसी कंट्रीज का समूह है जो इकोनॉमिकली डेवलप्ड नहीं है बेसिकली, और एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ओशियानिया में ये सिचुएटेड है। और एक और कॉमन क्या है यहाँ पे कि ये पूर्व में इतिहास में कभी न कभी किसी न किसी कंट्री की कॉलोनीज रह चुकी हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक रिपोर्ट है ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में क्या आया है, नॉट इम्पॉर्टेंट। ये रिपोर्ट निकालती कौन है, OECD। कौन निकालती है, OECD। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो गया। इसको फाउंड करा गया 1961 में, हेडक्वार्टर्ड इन पेरिस। इंडिया इज नॉट अ मेंबर। ओके, इतना काफी है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे बढ़ते हैं। देखिए अगला आर्टिकल ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें एक चीज ध्यान रखना है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम बेसिकली जानते क्या हैं कि विटामिन डी की कमी से क्या होता है, स्केलेटल हेल्थ, मतलब बोन्स के स्ट्रेंथ में कमी आती है। ओके, नया एक पेपर आया रिसर्च का, उसमें कहा गया है कि जो विटामिन डी है ना, विटामिन डी है वो जो, हाँ देखिए, हाँ यहाँ देख ही लेते हैं, नियोनेटल विटामिन डी लेवल। ये क्या होता है नियोनेटल, इसका मतलब होता है न्यू बॉर्न बेबीज, है ना, उनसे जो रिलेटेड केयर है उसको कहते हैं नियोनेटल। तो जो न्यू बॉर्न बेबीज में जो विटामिन डी का लेवल है ना, वो कंट्रीब्यूट कर सकता है साइकोलॉजिकल न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशंस के लिए। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि विटामिन डी की डिफिशियंसी से क्या इन पे भी असर होता है, तो हाँ होता है। ठीक है, इतना ही है, आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिए अगला टॉपिक क्या है, टेलीस्कोप स्पॉट स्टार्ट ऑफ प्लैनेट फॉर्मेशन इन ओरायन। ठीक है, तो जिस प्रोसेस को हम पढ़ते हैं अपने बुक्स में, NCERT में भी दिया हुआ है कि कैसे बनते हैं प्लैनेट्स। ठीक है, हम टेक्स्ट बुक में पढ़ा करते हैं। अब कह रहा है कि ऐसे टेलीस्कोप्स हैं जिन्होंने
ये जो कॉन्स्टिलेशन है ओरायन, यहाँ पे कुछ नोटिस करा है कि सेम प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। बात ये यहाँ देखते हैं, हाँ स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से दिख रहा होगा आपको, हाँ कहता है व्हेन रॉकी वर्ल्ड्स लाइक अर्थ, अर्थ ऐसे कोई प्लैनेट है, अर्थ है, इसका एग्जांपल ले रहा है। जब अर्थ बनना शुरू होती, बिगैन टू फॉर्म, सबसे पहले क्या होगा, डस्ट इन द यंग सोलर सिस्टम वाज फर्स्ट हीटेड अंटिल इट वेपराइज। सबसे पहले कहता है कि जो कोई ग्रह बनता है लाइक अर्थ, रॉकी प्लैनेट, यहाँ पे गैसियस की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है प्लैनेट लाइक अर्थ, ठीक है। तो डस्ट क्या करेगा, डस्ट घूम रहा है यंग सोलर सिस्टम में, डस्ट पहले गर्म होगा, वेपराइज होगा, देन कूल होगा, ठंडा होगा, ठीक है। फिर रिफ्रैक्टरी, ये ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है रिफ्रैक्टरी। मिनरल्स का मतलब क्या होता है, हीट लविंग मिनरल्स। रिफ्रैक्टरी मिनरल्स का मतलब होता है हीट लविंग मिनरल्स, ठीक है। सबसे पहले डस्ट क्या किया, गर्म हुआ, वेपराइज किया, ठंडा हुआ, उसके बाद जो हीट लविंग मिनरल्स हैं वो क्रिस्टलाइज अपने फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। आगे अब देखिए, कैचिंग दैट मोमेंट इन अनदर स्टार सिस्टम। अब इसी चीज को हम अनदर स्टार सिस्टम में भी कैच कर ले रहे हैं, जिसको न्यूज में दिखाया, न्यूज में लाया गया है। इससे हेल्प क्या होगी, वुड शो एस्ट्रोनॉमर्स एग्जैक्टली हाउ प्लैनेट फॉर्मेशन बिगिंस, ठीक है। नो वन हैड सीन इट बिफोर, ऐसा पहले कभी देखा नहीं गया है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम जो टेक्स्ट में पढ़ते हैं उसको एक्चुअल में देख पाएंगे। तो यहाँ देखिए, एक स्टार है हॉप्स 315, क्लियर है, हाँ हॉप्स HOPS 315 ये स्टार है ओरायन कॉन्स्टिलेशन में, ठीक है। यहाँ देखिए, हुज प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क, अब देखते हैं होता क्या है, ये is tilted just enough for someone or near the earth to peer deeper within। अब इसमें कह रहा है ये, हाँ यहाँ देखिए, प्रोटो प्लैनेटरी डिस्क, ये क्या होता है, प्रोटो प्लैनेटरी डिस्क होता क्या है ये, फ्लैट रोटेटिंग पैनकेक शेप्ड मास ऑफ गैस डस्ट दैट साउंड्स न्यू बॉर्न स्टार्स, सॉरी दैट सराउंड्स न्यू बॉर्न स्टार्स, ठीक है। तो ये प्रोटो का मतलब क्या होता है, कोई चीज बनने से पहले, है ना, उसका प्रोटोटाइप कहते हैं ना भाई। तो प्रोटो डिस्क जो भी क्या है, ये फ्लैट है, रोटेटिंग, एक पैनकेक है ऐसा इस शेप का रोटेटिंग डिस्क है, जहाँ पे गैस एंड डस्ट घूमते रहते हैं अराउंड अ न्यू बॉर्न स्टार। कोई नया तारा है उसके चारों तरफ ये घूमते रहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, देखिए, डस्ट ग्रेन्स बम्प टुगेदर, आपस में कोलाइड कर रहे, टकरा रहे हैं, स्टिक, चिपक जाते हैं, ग्रेजुअली ग्रो इनटू रॉक्स, ग्रेजुअली क्या होते हैं, पत्थर मतलब सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। और फिर क्या बनते हैं इससे, प्लैनेट्स, मून्स, अदर बॉडीज। वाइल द गैसेज क्रिएट एटमोस्फेयर, जो गैसेज बच जाते हैं उनसे क्या बनता है, वातावरण, एटमोस्फेयर बनता है। इन्फ्लुएंसेस द प्लैनेट्स लॉन्ग टर्म ऑर्बिट्स, समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये किसने पता लगाया है, जेम्स वेब टेलीस्कोप ऑफ नासा ने, और एटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी इन चिली। इसका फुल फॉर्म शायद पूछा गया किसी एग्जाम में, जहां तक याद आ रहा है। इसका फुल फॉर्म याद करिएगा कि एल्मा का फुल फॉर्म क्या होता है, एटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर ऑब्जर्वेटरी इन चिली, ठीक है। अब देखते हैं कुछ टर्म्स करके। सबसे पहले क्या है, यहाँ देखिए, स्टेलर रेडियाई, ये कहते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्टार टू द सरफेस। स्टार है ना, इसका सेंटर है, रेडियस कैसे, रेडियाई, तो स्टार के सेंटर से इसके सरफेस तक का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं स्टेलर रेडियाई। स्टार के सरफेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोस्फेयर। स्टार के सरफेस को क्या बोलते हैं, फोटोस्फेयर, ठीक है। अब यहाँ देखिए, AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसका वैल्यू क्या है, 149,597,870.7 किलोमीटर। आपके NCERT में दिया हुआ है, देख लीजिएगा। ये डिस्टेंस मेजर करने की यूनिट है, ओके। यहाँ देखिए, नेबुला क्या होता है, नेबुला भी दिया गया था इसमें। तो नेबुला हमने पढ़ा ना भी कि किसी स्टार के चारों ओर जो गैस डस्ट जो घूमते रहता है, वही देखिए, जाइंट क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट इन स्पेस। ये बर्थ प्लेस या ग्रेवयार्ड ऑफ स्टार। अब देखिए, यहाँ पे इस आर्टिकल में बात करी गई है कि जो नया स्टार बन रहा है ना, उसके चारों ओर वो देख रहे हैं, वो लोगों ने पता किया है कि एक क्लाउड ऑफ डस्ट गैस वगैरह घूम रहा है, जिसको नेबुला कहते हैं हम। लेकिन नेबुला सिर्फ वही नहीं होता है जहाँ पे बर्थ हो रहा है स्टार्स का। नेबुला इज कॉल्ड बर्थ प्लेस और ग्रेवयार्ड ऑफ स्टार्स। ये ध्यान रखना है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। क्यों ग्रेवयार्ड क्यों कहते हैं, बर्थ तो चलिए ठीक है, बर्थ हो रहा है, ग्रेवयार्ड क्यों कहते हैं, बिकॉज इट ऑफन कंटेन्स रिमेन्स ऑफ डेड और डाइंग स्टार्स। क्योंकि इसमें जो मर चुके हैं स्टार्स, जो या मर रहे हैं, उनके रिमेन्स भी यहाँ पे होते हैं। चलिए, तो इस आर्टिकल में इतना ही था। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, हमने कल डिस्कस किया था ना कि वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है, क्या होता है, उनको रिमूव कैसे करते हैं।
तो वो सेम चीज़ें हैं, उसको डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है उसको देख लेते हैं फॉर प्रीलिम्स। यहाँ देखिए इस पैराग्राफ को, अंडर द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट, अंडर द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट, ईसी इलेक्शन कमीशन इज बाउंड बाई अ 30 to 32 day statutory timeline once it notifies election schedule। कहता है अगर चुनाव का आपने शेड्यूल नोटिफाई कर दिया ईसीआई ने, तो फिर कितना टाइमलाइन मिलता है इसको, 30 से 32 दिनों का। यही एक फैक्ट था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, यहाँ देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिटिकल मिनरल्स कंटेस्ट। ओके, इसमें क्या कहा गया है कि बढ़ते टाइम के हिसाब से, ठीक ना, जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं इनकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, इनकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ गई है। और भारत के संदर्भ में क्या कहा जा रहा है कि इंडिया इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन चाइना। किस चीज़ के लिए, स्पेशली फॉर प्रोसेसिंग, प्रोसेस करने के लिए इन मिनरल्स को इंडिया किस पे डिपेंडेंट है, चाइना पे डिपेंडेंट है। ठीक है, और देखिए इसमें यहाँ देखिए स्टार्ट कैसे करता है, इसको देखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। क्रिटिकल मिनरल्स आर एमर्जिंग एज डिफाइनिंग जियो इकोनॉमिक एक्सिस। ओके, दे आर नो लॉन्गर पेरिफेरल टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसमें इस पैरा में कह रहा है कि क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं इनके यूज़ कहाँ कहाँ पे हैं। सबसे पहला देखिए क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, दूसरा है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में, तीसरा है क्लीन एनर्जी सिस्टम्स में, चौथा है स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजीज में, पांचवा है नेशनल सिक्योरिटी में। तो पहले के टाइम पे जब उतना डेवलपमेंट नहीं था तो इन मिनरल्स को हम यूज़ करते थे सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, बट धीरे धीरे अब ये एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करे जाते हैं, क्लीन एनर्जी में, स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजीज में, नेशनल सिक्योरिटी, सबके लिए। आप समझिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। और इंडिया इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर द प्रोसेसिंग। चलिए इसमें कुछ देखिए एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। यहाँ पे इसको देखिएगा, लिथियम कोबाल्ट निकल ग्रेफाइट, ये क्या है, क्रिटिकल मिनरल्स है। लिथियम कोबाल्ट निकल ग्रेफाइट, यहाँ पे एक देखिए टर्म है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। इसको समझते हैं हम आगे होता क्या है। ये भी क्या है, बेसिकली देख लीजिए, जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है ना, ये भी टाइप ऑफ पार्ट ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स ही हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे कहता है चाइना जो है, एक सेकेंड देखिए, China dominates the midstream processing stage for most key minerals, accounting for over 90% of rare earth refining। ठीक है, जो मिनरल्स है ना, ये इसमें कहता है कि इसके प्रोसेसिंग में चाइना क्या है, ओवर 90% इसका मोनोपोली है, चाइना में होता है। ठीक है, यहाँ देखिए इंडिया में दिक्कत क्या है, यहाँ दिखा रहा है, इसको देखते हैं। कहता है 2022 में क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने क्या किया, यहाँ देखिए इस पैराग्राफ में हमें, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस आइडेंटिफाइड 30 क्रिटिकल मिनरल्स बेस्ड ऑन देयर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस टू क्लीन एनर्जी, फ्यूचर टेक्नोलॉजी, हाई इम्पोर्ट डिपेंडेंस, डोमेस्टिक रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, रेलिवेंस फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल नीड्स। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एग्रीकल्चर में भी ज़रूरी है। हमने देखा ना यहाँ पे, देखिए इससे क्या समझते हैं इस पैराग्राफ से हम, इससे हम ये समझते हैं कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं ना, वो हर कंट्री के लिए अलग होते हैं, कंट्री वाइज वो डिफर करते हैं। भारत के लिए जो 30 क्रिटिकल मिनरल्स गवर्नमेंट ने डिसाइड करी है, किसके आधार पे, पहला क्या आधार है कि उनका फ्यूचर टेक में इंपॉर्टेंस कितना है, दूसरा क्या है हमारा इम्पोर्ट डिपेंडेंस कितना है दूसरी कंट्रीज पे, थर्ड कहता है एग्री और इंडस्ट्रियल नीड्स कितना है हमारा। ठीक है, तो हर कंट्री के लिए क्रिटिकल मिनरल्स अलग अलग होते हैं, आगे देखेंगे उसको हम। चलिए अब यहाँ कहता है जनवरी में क्या हुआ, इसको फिर से, हाँ देखिए जनवरी में क्या हुआ, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन वाज अनाउंस्ड टू सिक्योर क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स। एक मिशन को अनाउंस किया गया, दिख रहा है ना, हाँ, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। ओके, अभी कहता है यहाँ देखिए, यहाँ आ जाइए अब, करेंटली इंडिया इज 100% इम्पोर्ट डिपेंडेंट। करेंटली इंडिया इज 100% इम्पोर्ट डिपेंडेंट किस चीज़ के लिए, लिथियम कोबाल्ट निकल रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड सिलिकॉन, इन चीज़ों के लिए भारत क्या है 100% इम्पोर्ट डिपेंडेंट। देखिए ये एग्जाम में से क्वेश्चन आई थिंक पूछा गया था लास्ट टाइम भी, 23 से 24 में पूछा गया था। अभी भी देखिए स्टेटमेंट ऐसा कर देगा कि भैया इंडिया है ना इन चीज़ों को खुद ही प्रोड्यूस करता है, तो नहीं,
इंडिया जो है वो इन चीज़ों के लिए लिथियम, कोबाल्ट, निकल, रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड सिलिकॉन के लिए क्या है, इम्पोर्ट डिपेंडेंट 100% है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, अब कहता है कि भैया 30 क्रिटिकल, इनको तो हमने ऐड कर लिया, बट इसमें है क्या, यहाँ देखिए बेसिक दिक्कत कहाँ आ जाती है उसको यहाँ देखिए बताया गया है। यहाँ से देखेंगे हम, देखिए कहता है क्रिटिकल मिनरल्स इन माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, इसको हमने इंक्लूड कर लिया इसमें। ओके, बहुत अच्छी बात है। द गवर्नमेंट लॉन्च्ड 4 ट्रांचेस ऑफ ऑक्शन। अब सरकार ने क्या किया, ऑक्शंस को लॉन्च किया कि ठीक है भैया ऑक्शंस करते हैं, कंपनीज आएंगी, बिड करेंगी और क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स जो होंगे उसका माइनिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए इससे पता क्या चला हमें, यहाँ जाइए, अब इस पैराग्राफ पे आइए। ऑक्शंस रिवील्ड परसिस्टेंट चैलेंजेस, अ लार्ज नंबर ऑफ ब्लॉक्स वेयर अनल्ड एज हाई कैपिटल कॉस्ट। एक तो ऑक्शन हुआ, ठीक है ना, मिला, लोगों को ब्लॉक्स मिले, बट उसको एनुअल मतलब क्या, खारिज कर, कैंसिल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि हाई कैपिटल कॉस्ट था, लिमिटेड डोमेस्टिक प्रोसेसिंग। इंडस्ट्रीज कंपनीज क्या चाहती हैं कि यहाँ पे अगर माइन वाला जगह है तो प्रोसेसिंग भी थोड़ा सा ज़्यादा दूरी नहीं, थोड़ा बगल में ही हो, कि हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगे, आसानी हो, ठीक है। वही कहता है कि कैपिटल कॉस्ट तो ज़्यादा है माइन करने का ऐसे मटेरियल्स को। लिमिटेड डोमेस्टिक प्रोसेसिंग यूनिट भी यहाँ पे है। शॉर्ट एज ऑफ टेक्निकली क्वालिफाइड बिडर्स, जिन्होंने ऑक्शंस में बिडिंग करी थी उनको क्रिटिकल मिनरल्स का कुछ खास नॉलेज नहीं है, अगर है तो वो क्या करेंगे, है ना, कैसे उसको उसके इंपॉर्टेंस को समझेंगे। देखिए कहता है, हाँ, दीज आउटकम्स अंडरस्कोर, हमें क्या पता चलता है, हमें पॉलिसी रिफाइनमेंट की ज़रूरत है टू अट्रैक्ट क्रेडिबल इन्वेस्टमेंट। ऐसा नहीं कि हमने ऑप्शन कर दिया कोई भी आके बिड कर रहा है, नहीं, जिसको उसके इंपॉर्टेंस क्रिटिकल मिनरल्स के लिए नॉलेज है वो आए, इन्वेस्ट करे, और हमें प्रोसेसिंग जो यूनिट्स है उसको स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है। ठीक है, 2 चीज़ें हमने देखी। अब देखिए यहाँ क्या कहता है, ये जो प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है इसको देखिए यहाँ समझा रहा है। इसको कहता है हमने माइन किया, ठीक है, माइन किया, माइन करके तो कोई डाल नहीं देंगे, इसको हम बनाएंगे कंपोनेंट रेडी। कंपोनेंट रेडी बैटरी में यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, उसके लिए इसको हम तैयार करेंगे। ये जो सिस्टम है इसको कहते हैं मिड स्ट्रीम प्रोसेसिंग। यही है इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इसी के लिए इंडिया किस पे डिपेंडेंट है, चाइना पर डिपेंडेंट है। चलिए अब देखते हैं हम, यहाँ आ जाइए, होते क्या है क्रिटिकल मिनरल्स, क्या है, नेचुरली अकरिंग, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, हाई रिस्क सप्लाई डिस्ट्रप्शन देखा हमने, डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंट्रीज, ये भी देखा हमने। इसको समझे हैं कि हर कंट्री के लिए ज़रूरी नहीं है कि एक ही मिनरल क्रिटिकल हो, डिफरेंट कंट्रीज की नीड्स अलग होते हैं। तो इन बेसिस ये जो फैक्टर्स दिए गए हैं, जियोपॉलिटिकल रिस्क है, इंपोर्ट डिपेंडेंसी है, इनके आधार पे हर कंट्री अनिश्चित करती है उनके लिए क्रिटिकल मिनरल्स कौन से हैं। अब देखिए कुछ ऐसे कॉमन मिनरल्स हैं ना जो अप्रोक्सीमेटली ऑल मेजर कंट्रीज के लिए क्रिटिकल, जैसे कि क्रोमियम है, वनेडियम है, लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, टंगस्टन। इसमें कहता है ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ऑलमोस्ट हर कंट्री के लिए क्या है, क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा और कुछ समझते हैं इसके बारे में। यहाँ देखिए, ये देखिए क्या है ये, तो जो REE क्या होता है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है इज अ सबसेट ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। रेयर अर्थ जो एलिमेंट है वो किसका सबसेट है, क्रिटिकल मिनरल्स का सबसेट है वो, ठीक है, मतलब इसका एक पार्ट है, एक टाइप है। अब देखिए जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनको रेगुलेट कौन करता है, तो नोडल जो एजेंसी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ठीक है। एक्सप्लोर और मैप, पता लगाना, मैपिंग करना किसका काम है, GSI का, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये काम है, ठीक है। एक्चुअल माइनिंग कौन करता है, IBM, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको तुम ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टेक्निकल सपोर्ट कौन देता है उसको, MECL, मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेशन लिमिटेड, ओके। इसके लिए बेसिक ये था। यहाँ देखते हैं ये क्या है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो ग्रुप ऑफ 17 सिमिलर मेटल्स, ये 17 सिमिलर मेटल्स के ग्रुप हैं, एसेंशियल होते हैं ये। अब देखिए इनको रेयर क्यों कहते हैं हम, यहाँ देखिए इनको रेयर क्यों कहते हैं, तो रेयर इसलिए नहीं कि इनका एबंडेंस कम है, नहीं, ये पाए जाते हैं भारत में, मतलब हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन जो डिफरेंट, जो जैसे कि 17 टाइप्स हुए ना, ये केमिकली इतने सिमिलर होते हैं ना कि हम जानते हैं ओर होता है मिनरल का, उससे हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो REE है 17 जो ग्रुप है 17 एलिमेंट्स का, वो इतने केमिकली सिमिलर होते हैं कि इनको एक दूसरे से अलग करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, ठीक है।
इसलिए इनको हम कहते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ऐसा नहीं कि इनका अबंडेंस कम है, इनको सेपरेट करना, एक्सट्रैक्ट करना इज डिफिकल्ट, इसलिए इनको हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहते हैं। चलिए वही यहाँ पे था, तो इस आर्टिकल में इतना ही, आगे बढ़ते हैं। देखिए आई थिंक इट इज़ विजिबल, एक सेकेंड, हाँ ये दिख रहा है ना आप लोगों को, ज़रा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। इसमें क्या देखिए न्यूज़ क्या है, न्यूज़ यहाँ पे दिखाई गई है, ये देखिए इसमें कहता है जो ICMR है, यहाँ इस पैराग्राफ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, जो ICMR है उसने अनाउंस किया है एक वैक्सीन के बारे में कि वो मलेरिया का वैक्सीन बना रहा है। ओके ठीक है, न्यूज़ ये है, नाम क्या है उसका, यहाँ अब यहाँ आ जाइए, नाम क्या है उसका, एडफाल्सीवैक्स, एडफाल्सीवैक्स, यहाँ देखिए लिखा हुआ है एडफाल्सीवैक्स उसका नाम है। ये क्या करता है, मेनली टारगेट्स 2 पार्ट्स ऑफ प्लाज्मोडियम, यहाँ इस पे ध्यान दीजिएगा, एडफाल्सीवैक्स टारगेट्स 2 पार्ट्स ऑफ प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। यहाँ देखिएगा प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम क्या होता है, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम क्या है, एक पैथोजेन है, एक पैथोजेन है दैट इज मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ मलेरिया इन ह्यूमंस। तो ह्यूमन में मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ मलेरिया क्या होता है, एक पैथोजेन जिसका नाम है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। बट यहाँ पे कहता है इंडिया में क्या है, यहाँ जाइए, अब इंडिया में कहता है जो मलेरिया है उसको कॉज करने वाला सबसे कॉमन पैथोजेन कौन सा है, प्लाज्मोडियम विवैक्स। यहाँ देखिएगा, इसको हाईलाइट कर देते हैं एक सेकेंड, यहाँ देखिएगा ये प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम विवैक्स, ठीक है। तो ICMR जो वैक्सीन बना रही है वो किसके लिए बना रही है, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम के लिए बना रही है। बट वो कॉमन एक सोर्स है मलेरिया का। बट भारत में क्या है, भारत में जो मलेरिया होता है वो बेसिकली इस पैथोजन से होता है, प्लाज्मोडियम विवैक्स। तो इस विवैक्स के अगेंस्ट ये एडफाल्सीवैक्स जो वैक्सीनेशन है वो काम नहीं करेगा, इनइफेक्टिव रहेगा, ठीक है। ये छोटी सी एक इंफॉर्मेशन यहाँ देखिए। अब मलेरिया होता है क्या, मलेरिया क्या है, एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। ट्रांसमिट किससे होता है, ये मच्छरों से होता है, दिख रहा है ना, हाँ ट्रांसमिट करते हैं मॉस्किटो से। सिम्टम्स क्या है इसके, फीवर, ठंड लगना, पसीना आना, नोजिया मतलब इतनी लगता है कि वोमिटिंग हो जाएगी, वो एक्चुअल वोमिटिंग होना, डायरिया होना, ठीक है, ये सिम्टम्स है। सम केसेस में जब सीवियर ये हो जाता है तो क्या हो सकता है, सीजर, फ्लूइड इन द लंग्स, ऑर्गन डैमेज, इवन डेथ भी हो सकती है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम थोड़ा सा, यहाँ आ जाते हैं कुछ इसकी टेक्निकलिटीज़ के बारे में। यहाँ देखिए एक छोटा सा देखिए फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये जो है ना RTSS R21, अगर एग्जाम में पूछे कि ये क्या है तो ये भी एक प्रकार का मलेरिया का वैक्सीन है, बट ये ज़्यादा इफेक्टिव, बस 75% इफेक्टिव है, जो कि बहुत कम होता है। तो नाम ध्यान रखना है इसका बस कि RTSS और R21 क्या है, ये मलेरिया का वैक्सीन। चलिए अभी आते हैं हम इस पे यहाँ पे देखिए, इस पे ध्यान दीजिएगा, इस पैराग्राफ पे, हाँ, कि एडफाल्सीवैक्स काम कैसे करता है। तो इसमें हमें इसकी बेसिक मैकेनिज्म उससे मतलब नहीं है, हम जो देखेंगे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टर्म्स पे ध्यान देंगे। यहाँ कहता है एडफाल्सीवैक्स क्या है, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन का मतलब होता है, इसका मतलब होता है जो कि दैट यूजेस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जीन्स ऑफ अ पैथोजन, ठीक है। ऐसा वैक्सीन जो कि एक ही पैथोजन के डिफरेंट पार्ट ऑफ जीन्स को यूज करता है, उसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, ओके। इस केस में पैथोजन क्या है, एक प्रकार का प्लाज्मोडियम है, ठीक है। तो वो क्या करता है, डिफरेंट पार्ट ऑफ जीन्स को यूज करता है। क्यों यूज करता है, वो टू क्रिएट अ टारगेट प्रोटीन, उन पार्ट्स को यूज करके एक प्रकार का प्रोटीन बनाता है दैट ट्रिगर एन इम्यून रिस्पॉन्स आफ्टर बीइंग इंजेक्टेड। अब देखिए इसमें वही कह रहा है कि एडफाल्सीवैक्स वैक्सीन है, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है। इसका मतलब है, रिकॉम्बिनेंट का मतलब है वो एक ही पैथोजेन के जीन्स के अलग अलग पार्ट्स को यूज करके बनाया गया है, ठीक है। ये वैक्सीन करता क्या है, ये ऐसा प्रोटीन बना, अगर इसको बॉडी में लेंगे हम तो ऐसा प्रोटीन बनाएगा जिससे कि हमारी बॉडी को लगेगा कि हम पे कुछ अटैक हो गया है, तो उससे जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है वो शुरू हो जाएगा। इतनी सी बात है। चलिए अब यहाँ देखिए एक टर्म है सर्कम स्पोरोजाइट प्रोटीन, CSP। अगर पूछेगा एग्जाम में CSP क्या होता है, तो ये प्रोटीन है, इसका फुल फॉर्म होता है सर्कम स्पोरोजाइट प्रोटीन। तो जो ये एडफाल्सीवैक्स वैक्सीन है वो यूज करता है सर्कम स्पोरोजाइट प्रोटीन को टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इन द पर्सन
हु हैज़ बीन, देखिए अब कौन सा प्रोटीन सिक्रीट करता है, ये इसको ये छोड़ता है, बनाता है, ठीक है। अब इसमें देखिए फिर से देख लेते हैं। वैक्सीन लिया हमने, हमारे बॉडी में वो गया, बॉडी में जाकर के वो बनाएगा CSP। CSP का मतलब क्या है? सरकम प्रोटोजाइट प्रोटीन, सरकम स्पोरोजाइट प्रोटीन, ठीक है। ये प्रोटीन क्या करेगा? बॉडी में गया, हमारे बॉडी को लगा कि भैया कोई अटैक हुआ है, तो अब इम्यूनिटी जो है एक्टिव हो जाएगी, वही इसमें कह रहा है। तो CSP जो है वो एक तो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया, और क्या करता है, और देखिए क्या करता है, यहाँ देखिए। हाँ, उससे पहले देखिए इसमें एक टर्म है स्पोरोजाइट स्टेज। स्पोरोजाइट, इसका मतलब क्या होता है? स्पोरोजाइट स्टेज ये क्या होता है? जब एक पैरासाइट, व्हेन अ पैरासाइट कैन इन्फेक्ट अ न्यू होस्ट, एक नाम दिया गया, देखिए दिख रहा है ना, स्पोरोजोइट स्टेज। इसका मतलब होता है वैसा एक स्टेज जब एक पैरासाइट किसी न्यू होस्ट को इन्फेक्ट कर पाए, ओके। और एक होता है लीवर स्टेज, देखिए यही दिया गया है लीवर स्टेज। तो एक हो गया स्पोरोजाइट स्टेज, इसमें क्या होगा? पैथोजेन किसी न्यू होस्ट को इन्फेक्ट कर पाएगा। लीवर स्टेज क्या होता है? जब जो पैरासाइट है वो कहाँ घुस जाएगा? लीवर सेल्स में घुसेगा, अदर सेल्स में घुस जाता है, उसको कहते हैं लीवर सेल्स। ये कौन सा स्टेज है? इसमें बेसिकली इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है। बट लीवर स्टेज में क्या होगा? वो लीवर तक पहुंच चुका है, ठीक है, लीवर तक पहुंच चुका है, RBC हो गया, उसको इसने इम्पैक्ट किया है, ये होता है। आगे देखिए, देखते हैं करता है काम कैसे करता है ये। अब देखिए, द वैक्सीन ऑल्सो यूजेस Pro6C प्रोटीन। तो बेसिकली देखिए ध्यान रखना है हमको, CSP क्या है? प्रोटीन है। Pro6C क्या है? प्रोटीन है। RTSS R21 क्या है? वैक्सीन है, ठीक है, ध्यान रखना है इसका। अब यहाँ देखिए इम्पॉर्टेंट क्या था इसमें, एक और चीज़, हाँ यहाँ जाते हैं, यहाँ देखिए एक, देखिए टर्म है, एक टर्म कहता है, इस पे आइएगा, एडजुवेंट। यहाँ देखिए दिख रहा है ना, एडजुवेंट। ये क्या होता है? अ सब्सटेंस यूज्ड इन वैक्सीन्स टू बूस्ट बॉडीज इम्यूनिटी रिस्पॉन्स, ठीक है, अगेंस्ट टारगेट डिजीज। एडजुवेंट क्या है? ऐसा पदार्थ, ऐसा सब्सटेंस जो वैक्सीन में उसको यूज करते हैं हम टू बूस्ट बॉडीज इम्यून रिस्पॉन्स। अब देखिए वैक्सीन का मतलब होता है कि हमने उसको इंजेक्ट किया तो कुछ फॉरेन पार्टिकल्स ब्लड में आएंगे, तो इम्यूनिटी तो वैसे ही काम करेगी, बट एडजुवेंट भी डाला जाता है ताकि जो इम्यूनिटी जो हमारा इम्यून का जो रिस्पॉन्स हो हमारा इम्यून सिस्टम का, वो और ज़्यादा स्ट्रांगली निकल के आए, ठीक है। अब यहाँ देखिए अगेन, इसमें देखिए क्या कह रहा है, यहाँ एक टर्म है एलम, ठीक है। एलम क्या है? एलम इज एन एडजुवेंट। एलम ऐसा सब्सटेंस है जिसको एड फाल्सी वैक्स में यूज करा गया है टू इंक्रीज आवर इम्यूनिटी रिस्पॉन्स, ठीक है। एक और टर्म था, देखिए एक सेकेंड, एक और टर्म था यहाँ पे, यहाँ देखिए इसको देख लेते हैं एक बार, इस पैराग्राफ को देखिए। Pro6C प्रोटीन क्या है? स्टॉप्स फर्दर स्प्रेड ऑफ डिजीज बाय डिसरप्टिंग द लाइफ साइकिल ऑफ पैथोजन। एक बार देखिए हमने क्या समझा, कंफ्यूजन थोड़ा सा हो गया, देखिए फिर से देख लेते हैं इसमें है क्या एक्चुअली। तो जो ICMR है उसने क्या करी, एक वैक्सीन बनाई, ठीक है, वैक्सीन बनाई, उसका नाम है एड फाल्सी वैक्स, ठीक है। किसके लिए बनाई? मलेरिया को ठीक करने के लिए बनाई, ठीक है। यहाँ देखिए मलेरिया को ठीक करने के लिए उसने वैक्सीन बनाई, ठीक है। इसमें जो है ये जो वैक्सीन है इसका टारगेट क्या है? तो प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम क्या है? एक प्रकार का पैथोजन है जो कि मोस्ट कॉमन कारण है इंसानों में मलेरिया के होने का। लेकिन भारत की अगर हम बात करें, वहाँ पे कैसे होता है मलेरिया? तो इससे प्लाज्मोडियम विवैक्स नाम के पैथोजन से होता है। तो जो फाल्सीपेरम है ना, इस पे ये नया वाला वैक्सीन काम करेगा, बट जो विवैक्स है इस पे नया वैक्सीन काम नहीं करेगा। बेसिक चीज़ ये है। सिम्टम्स यहाँ बताया गया मलेरिया का, फीवर, ठंड लगना, नाइट स्वेट, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, ऑर्गन डैमेज भी हो सकता है, लंग्स में फ्लूइड आ जाना और अल्टीमेटली डेथ हो जाना, ठीक है। यहाँ देख लिए हम लोग। अब देखिए कुछ नाम थे। RTSS क्या है? RTSS R21, ये भी मलेरिया के वैक्सीन बनाए गए थे पहले, बट वो 75% उनकी एफिकेसी थी, इसलिए वो उनको मतलब यूज नहीं करते, बट नाम पूछ सकता है एग्जाम में। तो RTSS R21 क्या है? वैक्सीन है। चलिए
रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन क्या होता है देखा हमने, ऐसा वैक्सीन जो यूजेस डिफरेंट पार्ट ऑफ जीन्स ऑफ अ पैथोजन। यहाँ देखिएगा रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन क्या है, ऐसा वैक्सीन जो यूज करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ जीन, एक जीन के डिफरेंट पार्ट्स को यूज करता है, ठीक है, उसको कहते हैं हम रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। ओके, अब यहाँ देखिए एक और, हाँ CSP क्या है, इसको देखा हमने, एक प्रकार का प्रोटीन है। जब हम इस एड फाल्सी वैक्स को बॉडी में इंजेक्ट करेंगे वो CSP नाम का प्रोटीन रिलीज करेगा, जिसको हमारे बॉडी को लगेगा कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया है, उसके लिए इम्यून सिस्टम हमारा रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए और क्या करता है ये, तो एक तो हम बॉडी में इंजेक्ट किए तो बॉडी को लगा कि भैया कुछ फॉरेन पार्टिकल्स है, उसने अटैक किया। इस वैक्सीन में एक और चीज डाली गई है, एलम। एलम क्या है, एलम इज एन एडजुवेंट। एडजुवेंट क्या होता है, ऐसा पदार्थ, ऐसा सब्सटेंस जिसको वैक्सीन में यूज करते हैं हम टू बूस्ट द बॉडीज इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, इतना ही था। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहेगा डिस्कशन का। यहाँ देखिए ये न्यूज आई थी ना, यहाँ देखिएगा एक सेकेंड, हाँ न्यूज आई थी कि NCERT की जो क्लास 8 की जो बुक है ना, उसमें से पाइका रेबेलियन को हटा दिया गया है। बस इसके पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे हम, तो हम देखते हैं एग्जाम के लिए। देखिए जरूरी क्या है, पाइकास कहते किसको थे, पाइकास कौन थे, लिटरली फुट सोल्जर्स, पैदल जो होते हैं सैनिक होते हैं ना, दिख रहा है ना, हाँ फुट सोल्जर्स, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ ये इसको ध्यान दीजिए, 16th सेंचुरी ये कह रहा है कि पाइकास को रिक्रूट करना शुरू किया गया बाय गजपति रूलर्स ऑफ उड़ीसा सिंस 16th सेंचुरी। एग्जाम में दे देगा 8th सेंचुरी, कोई भी सेंचुरी, बट हमें ध्यान रखना है पाइकास को किसने रिक्रूट करना शुरू किया, तो गजपति रूलर्स ऑफ उड़ीसा। कब से किया, तो 16th सेंचुरी से इन लोग को रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। तो इनको बदले में क्या मिलता था, ये क्या करते थे, मार्शियल सर्विसेज, मतलब मिलिट्री की जो सर्विस होती है वो देते थे, बदले में इनको मिलता था रेंट फ्री लैंड, निष्कर जागीर, रेंट फ्री लैंड मिलता था पाइकास को। ये कैसा होता था, हेरिडिटरी, मतलब ट्रांसफरेबल टू नेक्स्ट जनरेशन। चलिए आगे देखते हैं। एक देखिए नाम दिया गया कर्नल हारकूट, हारकूट है ना, इसमें बस नाम ध्यान रखना है। इसने क्या करा था, तो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को मार्च कराया था अगेंस्ट मराठा, मराठा के खिलाफ ये मार्च किए थे, ठीक है। यहाँ देखिए उस टाइम पे उनके कॉन्टेम्पोरेरी किंग कौन थे, मुकुंद देव टू, गजपति किंग थे ऑफ खुर्दा। जब कर्नल हारकूट ने मराठास के खिलाफ मार्च किया था तो गजपति किंग कॉन्टेम्पोरेरी कौन थे, मुकुंद देव टू, ठीक है। यहाँ देखिए एक और चीज है, लिम्बाई, रहांगा, सुरई, चाबिस्कुद, ये 4 परगनाज हैं जो उस टाइम पे मराठा के कंट्रोल में थे, ठीक है। हुआ क्या था कि कर्नल हारकूट को ना, कर्नल ये जो हारकूट हैं इनको गजपति किंग मराठा के खिलाफ लड़ाई करनी थी, ठीक है, और लड़ने के लिए इनको पास करना था गजपति किंग के रूलर के किंगडम से होते हुए जाना था। तो एग्रीमेंट क्या हुआ कि गजपति रूलर ने बोला कि तुमको ठीक है, तुम मेरे को बदले में 1 लाख रुपया दे दो, 1 लाख रुपया दे दो और 4 परगना दे दो, परगना मतलब 4 प्रोविंसेस, 4 परगना दे दो, बदले में तुम चले जाओ यहाँ पे, ठीक है। तो एग्रीमेंट तो हो गया। तो कौन कौन से परगनास थे, यही लिम्बई, रहांगा, सुराई, चाबिस्कुद, क्योंकि उस टाइम इन परगनास पे किसका कंट्रोल था, मराठास का। तो एग्रीमेंट हुआ, ये आगे बढ़े, लड़ाई जो भी हुई, लेकिन बाद में उन्होंने, जो ब्रिटिश थे, जो ये हारकूट कर्नल थे, इन्होंने पैसा देने से मना कर दिया, ये सब देने से मना कर दिया, ठीक है। अब देखिए हाँ उसके बाद टेंशन हुआ, तो देखिए हारकूट पेज लास्टली उसने 40,000 रुपया पे किया बट रिफ्यूज टू गिव 4 परगनाज, ठीक है। तो पैसा तो कुछ कम करके दे दिया, बट जो 4 प्रोविंसेस थे उसको देने से मना कर दिया। ऑब्वियसली टेंशन होगा, ठीक है। ये कहानी खत्म। अब देखते क्या कहता है, यहाँ देखिएगा, आफ्टर ब्रिटिश टुक कंट्रोल ऑफ उड़ीसा, ठीक है, पाइकास लॉस्ट पॉलिटिकल पैट्रोनेज, ठीक है, पोजीशन, प्रेस्टीज, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया गया, हम जानते हैं कंपनी के द्वारा, जो आया था 1793 आई थिंक ना, हाँ उसमें लाया गया था। तो वही कह रहा है कि धीरे धीरे ब्रिटिश ने जब उसको एक्वायर किया, जो ट्रेडिशनल सिस्टम चल रहे थे उसको उसने डिस्टर्ब कर दिया, नया ऑर्डर लेके आया, उससे जो ऑलरेडी पाइकास का जो एक प्रेस्टीज था वो धीरे धीरे घटने लग गया, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, और उनको दिक्कत, पाइकास को और क्या दिक्कत हुई, तो ब्रिटिश चेंज द करेंसी सिस्टम, ठीक है, डिमांडेड रेवेन्यू पेमेंट इन रुपीज। तो लैंडलॉर्ड्स हु नाउ हैड टू पे टैक्सेस इन सिल्वर इंक्रीज्ड प्रेशर ऑन डिस्पोजेस मार्जिनल ट्राइबल्स। 1814 में क्या हुआ, ब्रिटिश कंट्रोल ओवर सॉल्ट, देखिए ब्रिटिश कंट्रोल ओवर सॉल्ट वाज एक्सटेंडेड टू कोस्टल ओडिशा। यहाँ पे देखिए ध्यान क्या रखना है हमें कि ब्रिटिश ने, देखिए सबसे पहले क्या किया, उड़ीसा को ऑक्युपाई किया, उसके लैंड के सिस्टम को उन्होंने चेंज कर दिया, नया ऑर्डर लेके आया। सेकंड क्या हुआ, जो रेवेन्यू सिस्टम था ना, उसमें बोला कि तुम रुपीस के टर्म्स में मेरे को पैसा दोगे, ठीक है। उससे क्या हुआ कि जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने, जो होता नहीं क्या, अपने जैसे किसान हो गए, उनको प्रेशराइज करना शुरू कर दिया। और क्या हुआ देखिए 1814 में ब्रिटिश का जो कंट्रोल है ओवर सॉल्ट वाज एक्सटेंडेड टू कोस्टल उड़ीसा। मतलब सॉल्ट तो उनका मोनोपोली था ही, वो बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आ गया, कोस्टल उड़ीसा तक पहुंच चुका था 1814। अब देखिए मार्च 1817 में क्या होता है, ये सभी चीज़ें देखिए हो, रिप्रेजेंट्स को अप्रेस किया जा रहा है, नया सिस्टम लेके आ रहे हैं वो लोग, सॉल्ट पे भी कंट्रोल कर ले रहे हैं। अब देखिए 1817 में क्या होता है, सम 400 कोंद ट्राइबल्स, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कोंद ट्राइबल्स बियरिंग ट्रेडिशनल आर्म्स, ये क्या करते हैं, ये शुरू करते हैं, मतलब ब्रिटिश के खिलाफ एक तरह का मार्च, एक रेबेलियन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें नाम देखिए, ये जो कोंद, देखिए इनिशिएट किसने किया, कोंद ट्राइबल्स ने, कोंद ट्राइबल्स ने इनिशिएट किया, ठीक है। उसको ज्वाइन करते हैं पाइकाज, ज्वाइन करते हैं पाइकाज। तो पाइकाज के कौन थे नेता, बख्शी जगबंधु विद्याधर, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बख्शी जगबंधु विद्याधर। महापात्रा ब्रह्मबार रे, द फॉर्मर कमांडर इन चीफ ऑफ किंग ऑफ खुर्दा, ठीक है। तो मार्च 1817 में होता क्या है, एक रेबेलियन को स्टार्ट करते हैं कोंद ट्राइब्स, कोंद है ना, ये ट्राइब्स एक मार्च, एक रेबेलियन को स्टार्ट करते हैं। इसको ज्वाइन करते हैं कौन, पाइकाज, इसके नेतृत्व में बख्शी जगबंधु विद्याधर और महापात्रा ब्रह्मबर राय के नेतृत्व में, ठीक है। वही होगा, रेबेलियन में क्या अटैक हुआ, बहुत लोगों को मारा गया, लूटा गया, ठीक है। यहाँ भी कहता है कि पाइकाज किल्ड अ नंबर ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स, पाइकाज ने बहुत लोगों को मारा, बट रिवोल्ट वाज क्रश्ड, अल्टीमेटली क्या हुआ, उसको क्रश कर दिया गया। बख्शी जगबंधु स्केप्ड इनटू जंगल से। यहाँ देखिए यहाँ पे कैच क्या है, एग्जाम में दे देगा कि रिवोल्ट को क्रश कर दिया गया और इनको मार दिया गया, है ना, पकड़ लिया गया, बट यहाँ पे क्या कहता है, वो भाग गए जंगल्स में। तो एक एक चीज को ध्यान रखना है, जब पाइका का विद्रोह खत्म हुआ, क्रश किया गया, तो बख्शी जगबंधु जो है, ये इनको पकड़ा नहीं गया था, ये भाग गए थे जंगल्स में, ठीक है। तो यहाँ मतलब वही बता रहे कि जो उड़ीसा है ना, पाइका रेबेलियन हैज लॉन्ग बीन यूज्ड टू इन्वोक ओडिया सब नेशनलिज्म, ये सब है, ठीक है। तो इसमें वही कह रहा था कि इसको एनसीईआरटी की बुक से चूंकि हटा दिया गया है, तो इस पर एक पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, तो इसके लिए टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, तो आज के आर्टिकल में इतना है, ठीक है। हमने क्या क्या देखा, क्रिटिकल मिनरल्स को देखा, इसको एक जगह लिस्ट करते हैं, हमने क्या क्या देखा, क्रिटिकल मिनरल्स, है ना, क्रिटिकल मिनरल्स, आर्टिकल 200, आर्टिकल 143, आर्टिकल 141, आर्टिकल 142, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से घर जाकर रिवाइज, वीडियो के बाद रिवाइज करिएगा। और देखिए हमने क्या देखा था, और हमने देखा है, हाँ कुछ टर्म्स देखे हमने, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखा है, एक वैक्सीन के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो आप वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए, जहाँ भी दिक्कत हो उसको कमेंट सेक्शन में आके पोस्ट करिए, आई विल रिस्पॉन्ड, ओके। चलिए, थैंक यू।